ओके। हेलो एवरीवन। जो आपकी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें आपका जो केसी फर्स्ट पेपर का पार्ट ए है वो 98% ये मान लीजिए कवर हो चुका है। कुछ एक दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं जो या तो हम कुछ दिन बाद कर लेंगे या फिर मैं आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। आज की क्लास से स्टार्ट हो रहा है पार्ट 1 का केसी फर्स्ट पेपर का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए हमारा कंप्लीट है, यानी कि फर्स्ट पेपर का 50% सिलेबस आपका हो चुका है और सेकंड जो 50% है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका पार्ट बी के अंदर, सबसे पहला टॉपिक आता है ज्वर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे जो ज्वर हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और आयुर्वेदा वाली भी। आयुर्वेदा का तो कंप्लीट जो ज्वर है, चाहे वो विषम ज्वर हो, आगंतुक, जो कोई भी तरीके का, वो आपके सिलेबस में सारा है। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइप के जो फीवर हैं वो आपके सिलेबस में हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी। तो और ज्वर तो जो है वो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो और भी ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका टॉपिक। बाकी जो मॉडर्न वाले हैं उनसे क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं ज्वर के साथ। चलिए, सबसे पहले इसका हम परिचय देखते हैं ज्वर के बारे में कि ज्वर सबसे पहले उत्पन्न कैसे हुआ था। तो सबको पता है और सबको आता भी है कि रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। रुद्र भगवान शंकर को कहा जाता है और उनको एक बार क्रोध आया था। वो पूरी स्टोरी है, वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे कि वहाँ पे जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ था, उनको इनवाइट नहीं किया, इस वजह से उनको क्रोध आया था। तो वो अलग स्टोरी है, वो आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ज्वर आया कैसे इस दुनिया में। तो रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है और जो ज्वर है वो एक स्वतंत्र रोग है, यानी कि बिना किसी बीमारी के भी ज्वर आ सकता है या फिर किसी और बीमारी के साथ में भी ज्वर आ सकता है। कई अलग बीमारियां हैं जिनका सिम्टम ज्वर होता है। यह ज्वर एक अपने आप में एक अलग रोग भी है, तो ये एक स्वतंत्र रोग भी है और अनेक व्याधियों के सिम्टम के तौर पर भी फीवर हो सकता है। क्लियर बात। फिर इसके सिनोनिम देखते हैं, ज्वर को क्या क्या सिनोनिम दिए गए हैं। ज्वर को व्याधि भी कहा जाता है, ज्वर को आतंक भी कहा जाता है। ये सारे रोग के पर्याय हैं। तो देखिए, जो रोग है, जैसे व्याधि के पर्याय आपसे पूछे या ज्वर के पर्याय आपसे पूछे या फिर यक्ष्मा, राज यक्ष्मा के पर्याय आपसे पूछे जाएं, इन तीनों के पर्याय जो होते हैं वो सेम होते हैं। बस कोटेशन में डिफरेंस है, किसी का कोटेशन व्याधि से शुरू होता है, किसी का जो है क्रोध से शुरू होता है, तो वो अभी आपको याद नहीं रखना है। बाकी इन तीनों के जो पर्याय हैं वो सेम होते हैं। व्याधि, आतंक, ज्वर, विकार, ये सारे किसके सिनोनिम हैं? ज्वर के। फिर बात करते हैं इसकी प्रकृति की। ज्वर की प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब कि ज्वर आया किस वजह से, ऐसे कौन से कारण थे जिनके साथ संयुक्त होकर के शरीर में ज्वर की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसका समवायी कारण क्या है। मतलब कि जब तक ये कारण किसी निदान के साथ नहीं मिल जाएगा तब तक ज्वर नहीं आएगा। तो ज्वर का जो समवायी कारण होता है वो हमेशा शारीरिक दोष और मानसिक दोष होते हैं। जब तक शरीर के अंदर शारीरिक दोष और मानसिक दोष दूषित नहीं होंगे तब तक ज्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे कोई व्यक्ति है, वो स्वस्थ है एकदम, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष दूषित नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको ज्वर आ गया। नहीं, पहले उसके शरीर के अंदर उसके चाहे शारीरिक दोष हो चाहे मानसिक दोष हो, उनका दूषित होना आवश्यक है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं समवायी कारण। समवायी कारण का मतलब कि उसके बिना ज्वर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। आप ऐसे जो है सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सन्निकृष्ट कारण है, यानी कि जो इसको इनिशिएट करेगा, जिसके बिना ये नहीं हो सकते, वो है वात, पित्त, कफ और रज और तम, यानी कि तीनों तो शारीरिक दोष और दोनों मानसिक दोष। इन दोनों के बिना ज्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विपकृष्ट कारण। विपकृष्ट कारण का मतलब ये होता है, विपकृष्ट निदान में वो निदान आते हैं जिनका आपको बहुत लंबे टाइम तक सेवन करना पड़ेगा, तब जाके वो कोई रोग उत्पन्न करेंगे। देखिए,
शरीर में वात पित्त कफ दूषित है तो फटाक से ज्वर आ सकता है। जैसे आज दूषित हुए तो हो सकता है रात में या कल ही फीवर आ गया। लेकिन मिथ्या आहार विहार ऐसे नहीं कि आज खाना खाया और कल बीमार, ऐसा अगर कंटिन्यूटी जरूरी है। विकृष्ट कारण का मतलब जो कंटिन्यूअस, जो निदान चलते आ रहा है, जिसको आप लंबे टाइम से सेवन करते आ रहे हो, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। जैसे मिथ्या आहार विहार कोई बहुत लंबे टाइम से सेवन कर रहा है, असाथ में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध परिणाम, इन पे तो अपनी कल भी बात हुई थी कि ये तो चाहे कोई शारीरिक रोग हो चाहे कोई मानसिक रोग हो, हर किसी में ये निदान तो रहेंगे ही रहेंगे। या फिर कोई भी आगंतुक कारण, आगंतुक कारण में क्या हो सकता है, चोट लग गई, अभिघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गुस्सा कर दिया, छाटा मार दिया, शोक में, वो सारे के सारे कारण किसके अंदर आएंगे, आगंतुक कारण के अंदर। क्लियर है। तो ज्वर की प्रकृति का मतलब क्या है कि ज्वर का समवायी कारण। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ठीक है, ठीक है। बहुत तेज बारिश हो रही है तो हो सकता है आपको कुछ डिस्टरबेंस हो, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। प्रवृत्ति क्या रहेगी फिर बात करते हैं। ओके। प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमने परिचय के अंदर बात की थी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बार कैसे आया, वो होती है ज्वर की प्रवृत्ति। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इनको मिक्स मत कीजिएगा। प्रवृत्ति उत्पत्ति है और प्रकृति उत्पन्न होने का कारण है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो प्रवृत्ति क्या है ज्वर की, कि सबसे पहले प्रथमो उत्पत्ति, सबसे पहले ज्वर आया था रुद्र के कोप से, और उसके बाद ज्वर हुआ था परिग्रह से। अब ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, चरक विमान 3 जनपदों ध्वंस वाला अध्याय आपने पढ़ा होगा। वहाँ पूरा बताया गया है कि जो त्रेता युग है उसके बाद में लोग जो है परिग्रह करने लगे, लोभ की उत्पत्ति हुई, संचय हुआ, आलस आया, ऐसे करके बहुत सारा एक वो दिया गया है। तो उसमें क्या है, परिग्रह की, परिग्रह यानी कि कुछ भी संचय करते हो, खाने का बहुत लोभी है, बहुत खाना खाता है, उस वजह से क्या होगा, अग्निमांद्य हो जाएगी और रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो परिग्रह भी क्या होगा, ज्वर का कारण हो सकता है। परिग्रह का मतलब होता है संचय करना, बिना जरूरत के संचय करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना आया तो मार्केट में चीजें धीरे धीरे मिलना कम हो गई, तो लोग अपने घरों में उनका स्टॉक करने लगे। वैसे ही परिग्रह का मतलब है कि इतना लोभी है कि बस रसगुल्ले सामने है तो ये नहीं देख रहा कि मैं इनको पचा सकता हूँ कि नहीं, 10-12 खा गया खा गया। वो उस तरीके से यहाँ पे परिग्रह का अर्थ लिया गया है। तो दो कारण होते हैं ज्वर की प्रवृत्ति में, एक रुद्रकोप और दूसरा परिग्रह। क्लियर। फिर आता है प्रभाव। प्रभाव को आप ज्वर के सिम्टम भी कह सकते हो, लक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को ज्वर आएगा तो उसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो होता है ज्वर का प्रभाव। जैसे संताप, स अरुचि तृष्णा, च अंग मर्दो हृदयवता। ये लक्षण, तो प्रभाव का मतलब ये है कि चाहे किसी भी तरह का फीवर हो, किसी भी तरीके का, चाहे विषम ज्वर हो, आगंतुज हो, अभिघातज हो, अभिशापज हो, अभिचारज हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो अंतर्वेग, बहिर्वेग, अभी अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, किसी भी तरीके का ज्वर हो, ये 5 लक्षण आपको देखने को 110% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि जब तक ये 5 सिम्टम नहीं होंगे तब तक आप किसी भी ज्वर को ज्वर नहीं कह सकते। जिनमें संताप तो मेन लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण होता ही है कि बिना संताप के तो कोई ज्वर है ही नहीं। आप भी ज्वर को कैसे पहचानते हो, किसी व्यक्ति को फीवर आ रखा है तो आप उसका जो है टच करके उसका टेम्परेचर ही तो देखते हो कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तब आप कह देते हो कि आपको बुखार आ रहा है या आपको फीवर आ रहा है। तो संताप तो मेन प्रत्यात्म लक्षण के अंदर आएगा ही आएगा, यानी कि बिना संताप के जो है ज्वर नहीं हो सकता। तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि प्रत्यात्म लक्षण और प्रभाव दोनों एक ही हैं। कहने का मतलब कि बिना इन 5 लक्षणों के आपको ज्वर, आप ज्वर को डिफाइन नहीं कर पाओगे। यानी कि किसी भी ज्वर को ज्वर कहने के लिए इन 5 लक्षणों का होना जरूरी है। कौन कौन से, संताप, सबसे पहले तो उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। उसके बाद अरुचि, आपने देखा भी होगा, जनरली फीवर तो हर किसी को आया हुआ था, जब भी फीवर आता है क्या खाना खाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं करता, अरुचि हो जाती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, इसलिए प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो तृष्णा देखने को मिलती है। अंग मर्द, पूरी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है।
क्योंकि अग्नि मांद्य, रस व स्रोतस एक जगह जो है अवरोध हो चुके हैं और पूरी जो अग्नि है वो बॉडी में फैली हुई है। इसीलिए क्या हो रहा है, अंगमर्द होगा और हृदय व्यथा होगी। हृदय व्यथा क्यों होती है, क्योंकि इसमें रस व स्रोतस की दृष्टि होती है और रस धातु का स्थान कहाँ बताया गया है, हृदय में बताया गया है। इसीलिए ज्वर के अंदर आपको ये 5 लक्षण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और आती है, वो है कि जन्म व मृत्यु के समय ज्वर होगा ही होगा। यानी कि जब कोई पैदा होता है और जब मृत्यु होगी, दोनों समय ज्वर उत्पन्न होगा ही होगा। ऐसे बोला ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज्वर के साथ आए थे ज्वर के साथ ही जाएंगे, ये वाली लाइन याद रखिएगा। तो जन्म और मृत्यु के साथ समय जो होगा ज्वर अवश्य ही होगा, क्योंकि दोनों टाइम जो रहता है दोषों का इम्बैलेंस रहता है शरीर में और ज्वर की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो जो प्रभाव है वही क्या है, प्रत्यात्म लक्षण। तो प्रत्यात्म लक्षण के अंदर भी सेम लाइन आएगी। किसी ने इनको प्रभाव कह दिया, किसी आचार्य ने इनको प्रत्यात्म लक्षण कह दिया। लेकिन आपसे प्रत्यात्म लक्षण पूछा जाए तो आप यही लिख के आओगे, संताप, अरुचि, तृष्णा, सा अंग मर्दो, हृदय बता। क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके निदान की। अब देखिए निदान यहाँ पे जो कुछ भी लिखे गए हैं, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको यही 7-8 निदान रटने हैं। ज्वर में तो इतने निदान लिख सकते हो आप कि आपके पेज भर जाएंगे पर निदान खत्म नहीं होंगे। तो ज्वर में तो कई सारे निदान, जितने भी आपको जहाँ से भी पहले के याद हो या फिर अब आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी हो वहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको जो नोट्स में दिया गया है केवल वही लिखना है। अब इतने सारे निदान थे तो मैं भी यहाँ पे सारे के सारे मेंशन नहीं कर सकती, इसीलिए 7-8 सफिशिएंट है। तो देखिए किस किस कारण से ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, क्या ज्वर का निदान हो सकता है। सबसे पहले पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग। पंचकर्म करवाया, किसी को वमन कराना है, किसी को विरेचन या किसी को बस्ती, कुछ भी करवाना है, उनका सम्यक प्रयोग ना करा के या तो अतियोग करा दिया या अयोग करा दिया, या तो पंचकर्म ढंग से हुआ ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों ही स्थिति में शरीर के अंदर जो दोष है उनका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और ज्वर की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। फिर आता है बाह्य आघात। कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, जब भी रक्त दूषित होगा वो और चीजों को दूषित करेगा, उस वजह से बॉडी का जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा और ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। प्रसूता द्वारा मिथ्या आहार विहार के सेवन से, तभी तो सूतिका परिचर्या बताई गई है 45 डेज की। अगर वो 45 डेज तक सूतिका परिचर्या का पालन नहीं करती है, मिथ्या आहार विहार का सेवन करती है, तो उसके अंदर भी ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। सूतिका को होने वाला सबसे भयंकर रोग कौन है, ज्वर ही है। ठीक है, ज्वर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी दोष और धातु साम्य अवस्था में नहीं रहते हैं डिलीवरी के बाद। तो वहां भी अगर दोष दूषित हुए और ज्यादा प्रकोपित हो गए तो ज्वर की सूतिका ज्वर या प्रसूता ज्वर हो सकता है। शोकग्रस्त रहना, अभी मैंने आपको बताया था आगंतुक कारण के अंदर कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में तो फीवर हो सकता है। अभिशाप से, किसी जो ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, अजीर्ण से या विष का सेवन कर लिया, सांप ने काट लिया या वत्सनाभ या कुचला इनका सेवन कर लिया, तो विष के सेवन से भी क्या है, ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। अतिश्रम और धातु क्षय के कारण, अतिश्रम करेगा तो भी क्या होगा, शरीर में वात प्रकोपित होगी और दोषों को दूषित करेगी वो। धातु क्षय में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा और साथ साथ आता है ऋतु परिवर्तन से, यानी कि जिस ऋतु में जैसा मौसम रहना चाहिए वो ना होकर के उसके विपरीत मौसम है तो भी क्या होगा, ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद विद्रधि का पाक और काम क्रोध भय आवेश, इन सब से भी क्या होगा, ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। तो इनमें से जितने भी आपको याद रहें या जितने और पहले से आपको याद हैं वही याद रखिए, निदान पे इतना कुछ खास जोर देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भेद। अब भेद सुनने से पहले आप सबसे इम्पोर्टेंट एक बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई भी पूछ ले, चाहे वो क्वेश्चन एआईए पीजीटी में ही आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वर के भेद बताइए, ये चीज वैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ लेकिन आज टॉपिक चल रहा है तो फिर से बात करते हैं। ज्वर के भेद बताइए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने और ऑप्शन दिए गए हैं 5, 8, 2 और 3, कुछ भी रैंडम ऑप्शन दिया गया है या ऑल ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो
पहले ऑल को उठाइए, दो और ऑप्शन की बात करते हैं। तो हमेशा आपका आंसर ज्वर के दो भेद ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चरक ने महारोग अध्याय लिखा था, चरक सूत्र 20, उसके अंदर रोगों के भेद बताया ना कि कौन से रोग के कितने भेद होते हैं। तो वहाँ जो भेद लिख दिया गया है ना, हमेशा वो रोग उतने ही भेद का है। जैसे पांडु वहाँ लिख दिया कि 5 प्रकार का है, गृध्रसी वहाँ लिख दी कि 2 प्रकार की है, ज्वर वहाँ लिख दिया कि 2 प्रकार का है। तो फिर भले ही आपने ज्वर के कितने भी टाइप पढ़े हों, लेकिन अगर आपसे एक आंसर में पूछा जाए कि ज्वर के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा आपको 2 ही बता के आना है। कौन सा? एक शीत ज्वर और एक आग्नेय ज्वर, 2 भेद इसके होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको सबको याद रखनी है। अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ तो नहीं पूछेंगे लेकिन वहाँ क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ज्वर के 2 भेद कौन कौन से हो सकते हैं। तो शारीरिक और मानसिक भेद से ज्वर 2 प्रकार का होता है, एक शरीर को होने वाला, एक मन को होने वाला। सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर करके भी ज्वर के 2 भेद होते हैं, और यही 2 भेद आचार्य चरक ने महारोग अध्याय के अंदर बताए हैं। अंतर्वेग और बहिर्वेग, जो आंतरिक धातुओं के अंदर होने वाला होता है वो अंतर्वेग, एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। और बहिर्वेग करके 2 प्रकार का ज्वर हो सकता है। प्राकृत और वैकृत भेद से भी ज्वर 2 प्रकार का होता है, और एक साध्य ज्वर और एक असाध्य ज्वर। इस तरीके से 2 भेद वाले इतने ज्वर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है काल भेद से ज्वर के भेद। काल भेद से ज्वर जो होता है 5 प्रकार का होता है। सबकी एक एक की डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी केवल मैं ऐसे ही रीड कर रही हूँ। तो काल भेद से कौन से भेद होते हैं? संतत, सतत, अन्य दुष्क और तृतीयक और चतुर्थक। ये जो 5 होते हैं वो कौन से भेद के अकॉर्डिंग है? काल भेद से। यानी कि संतत जो लगातार बना रहता है, सतत जो दिन में एक बार आता है, अन्य दुष्क जो सतत जो दिन 24 घंटे में 2 बार आ रहा है, अन्य दुष्क एक दिन छोड़ के, इस तरीके से हम अभी पढ़ेंगे। तो वो क्या हो गया? कितने टाइम बाद फीवर रिपीट हो रहा है, तो वो हो गया काल भेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है आश्रय भेद से, यानी कि कौन सी धातु का आश्रय लेके ज्वर हुआ। तो रसगत, रक्तगत, मांसगत, इस तरह करके 7 धातु का आश्रय लेके ज्वर उत्पन्न हो सकता है। फिर आते हैं निज ज्वर। निज हमेशा दोषों के लिए आता है, कि दोष भेद से बोले जाए कि निज ज्वर के भेद बताइए, या दोष भेद के अनुसार ज्वर के भेद बताइए। तो हमेशा कितना होगा वो? 8 प्रकार का। वात, पित्त, कफ, फिर द्वंद्वज वाले 3, एक सन्निपातज और 8वां आगंतुज। तो निज ज्वर कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखाने हैं। फिर आता है आगंतुज, जो इसी का ही भेद है। आगंतुज में कौन कौन से आएंगे? अभिघातज 4 प्रकार का होता है, और यहीं से जाने कितनी बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहाँ से आता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा या आपसे ये पूछ लिया जाएगा, और अगर ये दोनों ना पूछे गए तो आपसे विषम ज्वर पूछ लिया जाएगा। लेकिन ज्वर से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आगंतुक ज्वर के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज और अभिसंगज। एक एक करके सबकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी केवल आपको भेद पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है पूर्व रूप इसके। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में केवल इसका पूर्व रूप पूछ लिया जाए कि ज्वर का पूर्व रूप बताइए। तो कोटेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर किसी को इजीली याद हो जाता हो तो जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है इसका कोटेशन? आलस्यम नयने श्रावे, जृंभणम गौरवम क्लम, ज्वलन आतप वायंबु, भक्ति द्वेष विनिश्चितौ। इतनी 2 लाइन भी अगर आप याद करोगे तो चलेगा। यानी कि जब भी फीवर आने वाला होता है तो उससे पहले क्या क्या पूर्व रूप हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी ने फील किया हो रहता है, बॉडी में आलस रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, आंखों से एकदम बर्निंग होती है, आंखें ऐसे लगता है जल रही हैं और उनसे आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, जृंभा भी होती है, क्योंकि क्या हो रहा है? शरीर के अंदर दोष वैषम्य हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे सिम्टम से बढ़ करके एक टाइम बाद ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर में भारीपन रहता है, थकावट, बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहती है, ऐसे कि बेड से उठने का मन भी नहीं है, बिस्तर छोड़ने का मन भी नहीं है। फिर उसके बाद जो भी खाओगे वो पचेगा नहीं, क्योंकि अग्नि मांद्य हो जाती है, तो अविपाक की कंडीशन रहती है, बल वर्ण की हानि हो जाती है, शरीर एकदम ऐसे हो जाता है, चेहरा एकदम एकदम फ्लशी सा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता दिखने में।
और शील विकृति यानी कि जो है उसका जो टच है वो उसको पहचान, कभी ठंडा लग रहा है कभी गर्म लग रहा है, इस तरीके का उसके अंदर जो आपको सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं ज्वर के पूर्व रूप के तौर पर। ठीक है, तो ये तो है इसके सामान्य पूर्व रूप। फिर आता है विशिष्ट पूर्व रूप। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने षटक्रिया काल पढ़ाया था वहां पे तब। तो वातज ज्वर में क्या पूर्व रूप देखने को मेनली मिलता है? अगर किसी व्यक्ति को वातज ज्वर है तो वहां आपको मेन सिम्टम पूर्व रूप के तौर पर जृंभा, बार बार उसको इतनी जृंभा आएगी आप देखते ही पहचान जाओगे इस व्यक्ति को जो है वातज ज्वर है। पित्तज में क्या होगा? उसकी आंखें बहुत ज्यादा जलती हैं, और कफज वाले में उसका बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से विशिष्ट पूर्व रूप के आधार पर आप दोषज ज्वर को पहचान सकते हो कि वातज है, पित्तज है या कफज है। तो ये हुए इसके पूर्व रूप। तो अभी तक हम निदान पढ़ चुके, भेद पढ़ चुके, पूर्व रूप पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम संप्राप्ति। पूरी संप्राप्ति की डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, वही ऐसे ही शुरू करनी है। यहाँ से आगे देखो सारे हम डिजीज ही पढ़ने वाले हैं, चाहे वो पांडु पढ़े, आमवात पढ़े या उपदंश पढ़े, फिरंग पढ़े, कुछ भी रोग पढ़ेंगे उसमें संप्राप्ति लिखने का आपका पैटर्न यही रहना चाहिए, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको मैं आगे बहुत सारी डिजीज पढ़ाऊंगी, सब मिक्स हो जाएगा, इसीलिए पैटर्न यही फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या किया, निदान सेवन किया, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया। इनके सेवन से क्या हुआ, शरीर में त्रिदोष का प्रकोप हुआ, क्योंकि जैसे ही निदान सेवन करोगे तो वात पित्त कफ आराम से थोड़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर गड़बड़ी होगी। तो क्या हुआ, त्रिदोष का प्रकोप हुआ। त्रिदोष प्रकोपित होकर के, तीनों दोष कुपित होकर के क्या करा, आमाशय में आए और वहां पे दोषों का संचय किया। ठीक है, अब ये जो दोष संचय आमाशय के अंदर हो रखा है, इससे क्या होगा, आमाशय के अंदर रस धातु भी है, क्योंकि आहार का पाचन के बाद पहली रस धातु बनी, तो वहां पे जो रस धातु है उससे जाके वो संयुक्त हुए। तो दोष प्लस रस धातु, दोष प्लस रस धातु कहाँ पे पड़े हुए हैं, आमाशय के अंदर। ठीक है, अब ये जो दोष हैं ये यहाँ पे आमाशय में पड़े तो हुए हैं, लेकिन इनके साथ वायु भी है। क्या ये आमाशय में एक जगह बैठी रह सकती है? नहीं रहेगी। तो फिर क्या किया इन दोषों ने, रस को भी अपने साथ मिक्स किया और आमाशय से उसको बोला कि यहाँ छोड़, तुझे और घुमा के लाते हैं। तो ये उस रस धातु को आमाशय से निकाल के लाएंगे और पूरे शरीर में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो प्रकोपित दोष और रस धातु का सर्व शरीर में फैलना, दोषों के साथ रस धातु मिली और पूरी बॉडी में वो फैलना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे ही वहां से ये निकले तो जठराग्नि को भी साथ लेके जाएंगे, तो जठराग्नि भी आमाशय से निकली और बाहर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया। तो जो दोष पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, तो बॉडी में क्या है, रक्त व स्रोतस अलग है, मांस व अलग है, अस्थि व अलग है, इस तरीके से अलग अलग स्रोतस हैं। तो साम दोषों द्वारा, चूंकि ये जो दोष हैं ये रस धातु युक्त है, ठीक है, और रस धातु पूर्ण रूप से बनी हुई नहीं है आम की अवस्था में, इसीलिए इन दोषों को क्या कह दिया हमने, साम दोष। तो साम दोषों के द्वारा जो शरीर में फैलने वाले हैं, इनके द्वारा क्या होगा, अब स्रोतस अवरोध होना शुरू हो जाएगा, यानी कि धातु निर्माण प्रक्रिया क्या हो गई, बंद। ठीक है, और ये जठराग्नि अपने स्थान को छोड़ करके बाहर आई है। जठराग्नि में क्या है, उष्णता, तो ये पूरे शरीर को क्या कर देगी, हीट देगी, गर्म कर देगी, तो संपूर्ण शरीर उष्ण हो जाएगा और ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको समझ आया कि प्रोसेस कहाँ से चला, शुरुआत यहाँ से हुई, निदान सेवन किया, दोष कुपित हुए, आमाशय में गए, जो भी सामान पड़ा उसको बाहर निकाल के ले आए और शरीर क्या हो गया, उष्ण हो गया और ज्वर की क्या हो गई, उत्पत्ति। तो इस तरीके से है इसकी संप्राप्ति। फिर हमने जो अभी भेद पढ़े थे, चाहे वो द्विविध पढ़े हों चाहे कोई भी पढ़े हों, काल भेद के अकॉर्डिंग उनके हम एक एक करके विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर्वेग ज्वर। अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरीके से पश्चिमान ज्वर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निराम ज्वर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब है इन चारों में से कोई दो तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इनका कोटेशन याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप हिंदी एज इट इज याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
तो अंतर्वेग ज्वर यानी कि जो आंतरिक धातुओं को होने वाला ज्वर है, उसमें आपको क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? अंतर्दाहो अधिकस्तृष्णा, प्रलापः श्वसनं भ्रम, संधि अस्थि शूलम अस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह। क्या है इसका अर्थ? सबसे पहले अंतर्दाह होगा। अंतर्दाह यानी कि ज्वर में जो दोष है वो कहाँ चले गए? आंतरिक धातुओं में, अस्थि मज्जा इनकी तरफ मूव कर गए हैं, जो अंदर वाली धातु हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले अंतर्दाह, बॉडी में अंदर जलन बहुत ज्यादा होगी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो अंदर ऐसे लगेगा अंदर से शरीर मेरा जल रहा है, तो अंतर्दाह की अधिकता देखने को मिलेगी। अधिकस तृष्णा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत भयंकर हो रखा है, दोष कुपित हैं बहुत ज्यादा शरीर के अंदर, ठीक है। और जो दोष है वो आंतरिक धातुओं में गमन कर रहे हैं, अस्थि मज्जा में, इसीलिए क्या होगा? संधि अस्थि शूल होगा और पूरी बॉडी की मैकेनिज्म इधर उधर हो रखी है, इम्बेलेंस हो रखा है, इसीलिए क्या होगा? दोष व मल का क्या हो जाएगा? अवरोध, क्योंकि सब चीज अंदर जाके बैठ गई, अंदर धातुओं में जाके दोष बैठ गए हैं, तो जो मल है उनका भी अवरोध हो जाएगा और दोष है उनका भी क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। तो ये जो लक्षण है वो है अंतर्वेग ज्वर के। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो अंतर्वेग ज्वर होता है वो कृच्छ साध्य होता है, यानी कि एक बार ये किसी व्यक्ति को हो गया तो इसको ठीक करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी लंबी चिकित्सा चलेगी। तो ये कैसा है? कृच्छ साध्य ज्वर है। फिर उसके बाद बहिर्वेग। बहिर्वेग मतलब जो बाहरी धातुओं में ही है, रस और रक्त में है केवल, तो इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा? संतापो। उसमें अंतर्दाह था, इसमें बाहर संताप देखने को मिलेगा। जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हीटेड फील होगी, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो संतापो ही अधिको बाह्य तृष्णा आदि नाम से मार्दवम, बाह्य जो त्वचा पर बाह्य ताप की अधिकता देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा? श्वास की अल्पता, अल्प श्वास, सांस वो ढंग से नहीं ले पाएगा क्योंकि जो दोष है उनका क्या हो रहा है? सब तरफ से कारण एक ही है, कारण एक ही है कि दोष जो है वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो वायु है जो उदान वायु है उसका काम प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसलिए सांस ढंग से नहीं ले पाएगा। तृष्णा तो हर तरीके के ज्वर में मिलेगी, तृष्णा हर तरीके के ज्वर में मिलेगी। और लक्षणों में मृदुता, क्योंकि ये इतना ज्यादा जो है क्रूर ज्वर नहीं होता है, ऐसे है कि एक बार हुआ तो बहुत इजीली आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो दोष है वो आंतरिक धातुओं में नहीं गए हैं, इसीलिए लक्षण आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मृदुता का मतलब है कि कम लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लक्षणों में मृदुता देखने को मिलेगी क्योंकि दोष जो है वो रस और रक्त में ही है, अस्थि मज्जा की तरफ नहीं गए हैं, इसीलिए भयानक जो लक्षण है वो नहीं आएंगे। मल की प्रवृत्ति, जैसे यहाँ पे मल का अवरोध हो रहा था ना, क्योंकि दोष अंदर जाके बैठ गए, वायु अपान वायु अपना काम ही नहीं कर रही है, मल मूत्र को बाहर नहीं निकाल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो दोष है वो घूम ही रहे हैं, कहीं किसी धातु में जाके रुके नहीं है, इसीलिए मल की प्रवृत्ति भी होगी और श्वेद की भी प्रवृत्ति होगी। तो ये जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बहिर्वेग ज्वर के अंदर। फिर आता है साम निराम भेद से। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि साम निराम भेद से ज्वर 3 प्रकार का होता है। साम का मतलब है जिसमें दोष जो है अभी रस धातु, जो अपक्व रस धातु है उसके साथ संयुक्त है, क्योंकि हम अपक्व रस धातु को ही क्या कहते हैं? आम कहते हैं। तो साम ज्वर का मतलब है कि दोष जो है अपक्व रस धातु या आम के साथ संयुक्त है। तब अगर ज्वर की उत्पत्ति होती है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? कुछ अलग याद नहीं करना है, जो अब तक पढ़ते आ रहे हो वही है। अरुचि होगा, अविपाक होगा, पेट भारी हो जाएगा, लगातार फीवर बना रहेगा, हृदय प्रदेश पर भारीपन रहेगा क्योंकि रस धातु विकृत है, मुख में विरसता रहेगी, गुरुता स्तब्धता रहेगी और बहुमूत्रता। अब बस केवल ये एक सिम्टम आपको याद रखना है, बहुमूत्रता, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ है? आम बना हुआ है, और आम एक तरीके से क्या है? आपके शरीर का क्लेद, और मूत्र की उत्पत्ति का कारण ही क्या है? कि शरीर के क्लेद को बाहर निकालना। इसीलिए शरीर में अगर क्लेद बढ़ेगा तो मूत्र का निर्माण ज्यादा होगा और व्यक्ति को बहुमूत्रता सिम्टम या पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। तो साम ज्वर में बस आपको यही मेन सिम्टम याद रखना है, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुमूत्रता साम ज्वर में ही देखने को मिलेगी। फिर आता है पच्यमान।
पच्यमान यानी कि जो आम बना है उसका धीरे धीरे पाचन हो रहा है। ज्वर अपनी तीव्र अवस्था पे दोषों का खूब प्रकोप हो रखा है। तो यहाँ पे क्या लक्षण देखने को मिलेगा? ज्वर वेगो अधिकस तृष्णा। देखिए ये जो लाइन है ना ऑलमोस्ट सेम दिखती है, इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अंतर्वेग में पता चले पच्यमान का लक्षण लिखा हो, ठीक है, सबके लक्षण सेम है। देखो पीछे की लाइन तो एकदम सेम है, प्रलापः श्वसनम भ्रमा, तो एकदम सेम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से एआईपीजीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लाइन दे दी जाए प्रलापः श्वसनम भ्रमा निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन आए आपके पास बहिर्वेग ज्वर, अंतर्वेग ज्वर, पच्यमान ज्वर, और फोर्थ ऑप्शन हो अंतर्वेग और पच्यमान दोनों, तो आंसर जाएगा दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के अंदर ये सिम्टम देखने को आपको मिलेगा। तो जो पच्यमान ज्वर है उसमें धीरे धीरे आम का पाचन हो रहा है, पित्त इस अवस्था में बढ़ा हुआ मिलता है पच्यमान ज्वर की अवस्था में। तो वहाँ क्या लक्षण देखने को मिलेगा कि ज्वर बहुत ज्यादा तीव्र होगा, क्योंकि पित्त बहुत बढ़ा रहता है। पच्यमान अवस्था में हमेशा पित्त बढ़ा रहता है, इसीलिए ज्वर का वेग भी बहुत तीव्र होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, श्वसन प्रक्रिया नॉर्मल नहीं चलेगी, चक्कर बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि सारे सिम्टम आपको बढ़े हुए पित्त के देखने को मिलेंगे। और लेकिन मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, मल मूत्र की प्रवृत्ति आसानी से होगी, क्योंकि जो दोष है वो आम को पचा रहे हैं, अब अवरोध करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, इसीलिए मल मूत्र आसानी से उसको आएंगे। ये जो लक्षण है वो है पच्यमान ज्वर के। फिर आता है निराम ज्वर। अब क्या है, जो आम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ज्वर धीरे धीरे एकदम ठीक होने वाला है 8वें दिन। निराम की कंडीशन ज्वर के 8वें दिन देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए आज फ्राइडे को किसी को ज्वर आया, तो नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसको, उस व्यक्ति को आप कह सकते हो कि आज इसको क्या है, निराम ज्वर। निराम ज्वर की कंडीशन हमेशा 8 दिन बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि आम का पाचन होने में कम से कम 7 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, इसीलिए 8वें दिन जो ज्वर आने वाला होता है उसको हम कहते हैं निराम ज्वर। तो निराम ज्वर यानी कि अब आम का बिल्कुल पाचन हो चुका है, आम नहीं है, शरीर के अंदर अवरोध करने वाला कोई नहीं है, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? क्षुत शामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अस्ताहो निराम ज्वर लक्षणम, यानी कि भूख प्यास आसानी से लगेगी, शरीर एकदम उसका लघु हो जाएगा, दुबला पतला वाला लघु नहीं, लघु वो कि इसमें जो दोष अवरोध हो रखा था, जो स्रोतस अवरोध हो रखा था वो हट जाएगा, इसीलिए जो व्यक्ति है और शरीर में लघुता देखने को आपको मिलेगी। मल मूत्र की सम्यक प्रवृत्ति होगी। देखिए मल का अवरोध तो केवल अंतर्वेग ज्वर में था, बाकी जितने भी ज्वर पड़े आपने पच्यमान बहिर्वेग सब में मल की प्रवृत्ति हो रही थी, ऐसे याद रख सकते हो आप। ज्वर के वेग में मृदुता आ जाएगी, यानी कि पहले जितना पच्यमान में तीव्र वेग से जो ज्वर आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आएगा, या तो बहुत कम सिम्टम आएंगे यहाँ पे। और ये जो ज्वर है वो 8वें दिन आता है, यानी कि 8वें दिन आने वाला जो ज्वर है उसको हम क्या कहते हैं, निराम ज्वर कहते हैं। तो ये जो पेज अभी मैंने आपको पढ़ाया है भेदानुसार विशिष्ट लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या कोई एक तो आएगा ही आएगा, मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत और वैकृत भेद के ज्वर, लेकिन इससे पहले आप वापस से रिज्वाइन कीजिए, ये क्लास जो है इसका टाइम